हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की, जिसे हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फाइटो मीन्स प्लांट्स, पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब टू स्टडी ऑफ सफरिंग्स इन प्लांट्स। सफरिंग को यहाँ हम डिजीज़ से समझ सकते हैं और इस तरह प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम डिज़ीज़ के कॉज और उसके कंट्रोल के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल जो ऑल्टरेशन आया है प्लांट में, जो चेंज आया है जिसकी वजह से ग्रोथ एबनॉर्मल हो गई है, उसी को हम डिज़ीज़ कह सकते हैं। और आपको पता है बच्चों कि डिज़ीज़ की वजह से प्लांट की लाइफ स्पैन भी बहुत रिड्यूस हो सकती है, यानी छोटी हो सकती है। और आपको पता है ईल्ड पर तो बहुत गहरा असर पड़ता ही है। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पे ही असर पड़ता है, जिसकी वजह से उस क्रॉप प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ बात आती है कि प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि ये क्रॉप प्लांट्स ना सिर्फ आपकी और मेरी बल्कि एक पूरे नेशन की, एक पूरे कंट्री की डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। यानी हमारा भविष्य इन क्रॉप प्लांट्स के हाथों में है। यकीन नहीं आता तो याद करिए आयरलैंड का वो फेमस फेमाइन, यानी वो अकाल का दौर जिसने आयरलैंड की किस्मत बदल दी। और आपको पता है आयरलैंड में उस समय भुखमरी का कारण सिर्फ़ और सिर्फ पोटैटो की ख़राब फसल की वजह से हुई थी। यानी आलू की जो फसलें थी वो अचानक कोलैप्स हो जा रही थी और ईल्ड आने की तो बात बहुत दूर की है। बहुत बाद में उस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई किया गया एज अ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आज हम सभी जानते हैं कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। लेकिन उस समय के बारे में सोचिए जब इस डिज़ीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था। इसके अलावा आपको अपने देश भारत का बंगाल फेमाइन, जो 1942-43 के दौरान चावल की अचानक आई कमी के कारण हुआ था। और ये चावल की कमी किस वजह से हुई थी? ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बासमती राइस, जो कि 1963 में इंडिया और पाकिस्तान में खाद्यान्न समस्या का बहुत बड़ा कारण बना था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नेचर ऑफ डिज़ीज़ पता हो, हमें पता हो कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है और उसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, उसका इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, और तभी हम उस पर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं और उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक लॉस जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। आपको पता है बच्चों कि डिज़ीज़ कॉज करने के पीछे कोई ना कोई कॉजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये कॉजिंग एजेंट हमेशा बायोटिक नहीं होता, ये एबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स को तो हम पैरासाइट्स के रूप में जानते ही हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड निमेटोड्स, जो तरह तरह की डिज़ीज़ प्लांट में कॉज करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एबायोटिक यानी कि नॉन पैरासिटिक कॉजिंग एजेंट्स भी हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड सॉइल टेक्सचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ये सभी एबायोटिक कंडीशंस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं प्लांट में डिज़ीज़ कॉज करने का। और आपको पता है बच्चों, अगर कोई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाए और उसकी सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल मेजर्स आपके पास नहीं है, तो उसको हम एपीफाइटोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। और अगर सेम चीज़ एनिमल वर्ल्ड में अप्लाई हो तो इसको हम लोग एपिडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। जैसा कि आजकल हम फेस कर रहे हैं एक एपिडेमिक डिज़ीज़, जो कि कोविड-19 है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कोरोना वायरस है। और आपको पता है बच्चों, अगर ये एपिडेमिक पूरे ग्लोब पे फैल जाए तो इसको हम पैंडेमिक डिज़ीज़ भी कहते हैं। तो हमें डिज़ीज़ का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई डिज़ीज़ लोकलाइज्ड है और एक ही जगह पर उसका अकरेंस रिपोर्ट किया गया है तो उसको हम एंडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। और अगर कोई डिज़ीज़ बहुत लंबे अंतराल पे होती है तो उसको हम लोग स्पोरेडिक डिज़ीज़ भी कहते हैं।
तो प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी को पढ़ने के लिए इसको हम 4 मेन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं: एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल। एटियोलॉजी, यहाँ हमारा जो मेन कंसर्न है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है, उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, उसके लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं, एक्सेट्रा। जबकि पैथोजेनेसिस में हम स्टडी करते हैं वो एक्चुअल मैकेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब हम यहाँ पर होस्ट पैथोजन का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। जबकि एपिडेमियोलॉजी में हम होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट तीनों की स्टडी और उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें डिजीज़ के स्प्रेड का लेवल पता चलता है। और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो अगर हमने ऊपर के तीनों एस्पेक्ट की अच्छे से स्टडी की है और हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके होस्ट के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में सही जानकारी है, तो हम सही तरह के कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं। ये कंट्रोल मेजर्स, आपको पता है कि इसका एम यही है कि हम अपने इकोनॉमिक लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें और अपने क्रॉप प्लांट्स को इन डिजीज़ के इफ़ेक्ट से बचा सकें। कॉजल ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम पैथोजन भी कहते हैं, तो एक पैथोजन की क्या कैपेसिटी है डिजीज़ कॉज करने की, ये सिर्फ पैथोजन पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके सिलेक्टेड होस्ट पर, जिसे हम होस्ट ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, और साथ ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। क्योंकि आपको पता है बच्चों, फंजाई के स्पोर्स और बैक्टीरिया के सिस्ट बहुत टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं और ये तभी जर्मिनेट करते हैं जब इन्हें सूटेबल होस्ट मिल जाता है और ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑप्टिमम मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन जिसमें ये जर्मिनेट कर सकते हैं। जब पैथोजन जर्मिनेट करता है तो वो अपनी जर्म ट्यूब होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पर हम एक्चुअल एंट्री ऑफ पैथोजन देख सकते हैं। इसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन ही फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ही तय करता है कि डिजीज़ की सीवियरिटी क्या होगी। एंड द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी, और डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी को हम वायरुलेंस कहते हैं, मतलब डिजीज़ कॉजिंग कैपेबिलिटी। तो इन्फेक्शन चूँकि इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है तो इसकी स्टडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी स्टडी को समझने के लिए हम इसे 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं: प्री पेनिट्रेशन फेज़, पेनिट्रेशन फेज़ एंड पोस्ट पेनिट्रेशन फेज़। तो प्री पेनिट्रेशन फेज़ जैसा नाम ही बता रहा है, यहाँ पर पैथोजन अभी तक अपने होस्ट में एंटर नहीं किया है, लेकिन अपने सूटेबल होस्ट को फाइंड आउट कर चुका है, और यहाँ पर बात है उसके जर्मिनेशन की। तो जब पैथोजन को उसका सूटेबल होस्ट मिल जाता है और ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं, तो वो जर्मिनेट करता है और जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है। ये जर्म ट्यूब, इन्हीं को हम इन्फेक्शन थ्रेड्स भी कहते हैं। ये सारे चेंजेस प्री पेनिट्रेशन फेज़ में हो रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर होस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का है तो आपको पता है कि वो जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। जैसा कि हमने बहुत सारे हायर प्लांट्स में देखा है कि वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करते हैं अपने सराउंडिंग्स में जो इन स्पोर्स के लिए हानिकारक होता है, और जिसकी वजह से ये स्पोर्स जर्मिनेट ही नहीं कर पाते, जिससे डिजीज़ होने का खतरा भी टल जाता है। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन फेज़। ये एक्चुअल फेज़ है जहाँ पर पैथोजन के इन्फेक्शन थ्रेड्स की एक्चुअल एंट्री होती है होस्ट के अंदर। तो आपको पता है बच्चों कि पैथोजन सरल रास्ता सबसे पहले चूज़ करते हैं, यानी वो ऐसी नेचुरल ओपनिंग्स की तलाश करते हैं जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो और वो आसानी से अंदर चले जाएं। नेचुरल ओपनिंग से मेरा मतलब यहाँ पर स्टोमेटा से है, लेंटिसेल से है और हाइडरथोड से है। आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज और एक्सेस वाटर रिमूवल के लिए प्लांट में ऐसी ओपनिंग्स पाई जाती हैं। तो फंजाई के इन्फेक्शन थ्रेड्स मोस्टली इसी रास्ते से प्लांट के अंदर एंटर करते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट में कहीं घाव है तो भी ये उसको एक सरल एंट्री पॉइंट मान के उसमें से एंटर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे पैथोजन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जिसके लिए उनके पास एंजाइम्स होते हैं जिससे वो सेल वॉल को डिग्रेड करके आसानी से अंदर जा सकें, लेकिन यहाँ पर उन्हें प्लांट का रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है।
तो इसलिए नेचुरल ओपनिंग्स उनके लिए एक अच्छा उपाय हो सकती हैं। अब जब एंट्री हो गई है तो बात आती है थर्ड फेज़ की, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पेनिट्रेशन फेज़। यहाँ पर एंट्री के बाद होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन एंट्री से पहले ही इन्फेक्शन थ्रेड्स की भारी मात्रा बना लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, जिससे कि एक साथ ही बहुत सारे इन्फेक्शन थ्रेड्स अंदर भेजे जा सकें। और क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा, होस्ट का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा और एक जंग छिड़ जाएगी पैथोजन और होस्ट में अपने अपने सर्वाइवल को लेके। दोनों ही अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन थ्रेड्स रहेंगे उतनी ज़्यादा सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। पैथोजन तरह तरह के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट का न्यूट्रिशन डिराइव कर सकें और डाइजेस्ट कर सकें। इसके अलावा होस्ट के डिफेंस सिस्टम को भी कमज़ोर करने के लिए पैथोजन ऐसा करते हैं, जैसे कि सेवरल टॉक्सिन्स आर रिपोर्टेड विच आर सिक्रीटेड बाय पैथोजन्स। और इतना ही नहीं, यहाँ तक भी देखा गया है कि पैथोजन्स ग्रोथ सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, काइनेटिन लाइक सब्सटेंस, जिब्रेलिक एसिड एक्सेट्रा। इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में ऑल्टरेशन हो जाता है और यही वो फेज़ है जहाँ पर पैथोजन अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है और एक्चुअल डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं जो हमें मॉर्फोलॉजी में भी दिखाई देते हैं और इन्हीं को हम सिम्टम्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स जो है वो एक मार्क्ड और विजिबल कैरेक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हम लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को और पर्टिकुलर कॉजल ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स की हम अगर बात करें तो हम कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करते हैं अभी जो एनाटॉमिकल लेवल पे हो रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर प्लांट की मॉर्फोलॉजी में तो चेंज दिखाई देगा लेकिन हमें एक्चुअली पैथोजन हम नहीं देख सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस इसका मतलब है डेथ ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो ये डेथ ऑफ सेल्स है इसका दोनों कारण हो सकता है, पैथोजन की वजह से भी, क्योंकि पैथोजन टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं, तो पैथोजन की वजह से भी होस्ट टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। कभी कभी होस्ट टिश्यू खुद सुसाइडल हो जाते हैं, यानी वो अपनी सेल्स को इनकरेज करते हैं सुसाइड करने के लिए, जिससे कि पैथोजन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है जैसा कि वायरस के केस में होता है बच्चों, वायरस लिविंग वर्ल्ड में ही सिर्फ लिविंग रहता है, जबकि नॉन लिविंग में वो आके इनएक्टिव हो जाता है। तो आप सपोज़ करें अगर एक सेल वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके आसपास की सारी सेल्स मर चुकी हैं, तो वो सेल टू सेल उसकी एंट्री वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह भी वर्क करता है। और नेक्रोसिस को हम देख सकते हैं एज अ स्पॉट्स के फॉर्म में, जैसा कि लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ मैंगो में हमने देखा है जो स्यूडोमोनास कॉज करता है, और स्ट्राइप्स और स्ट्रिक्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसा कि स्ट्राइप्स ऑफ बार्ली में देखने को मिलता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हेलमिंथोस्पोरियम है। इसके अलावा कैंकर के रूप में सिट्रस कैंकर बहुत ही फेमस डिजीज़ है। यहाँ पर वाटरी सोक्ड हम लोग को नेक्रोसिस दिखाई देती है, जो सिट्रस प्लांट में मेनली पाई जाती है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ज़ैंथोमोनास सिट्राई है। उसके बाद ब्लाइट के रूप में ये भी क्या है, ये लीव्स पे, स्टेम्स पे नेक्रोसिस वाले एरिया हमें दिखाई देते हैं, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। एंड डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज़ में, जहाँ पर सीडलिंग का बेस जो है वो डेड हो जाता है और पूरी की पूरी सीडलिंग कोलैप्स हो जाती है, जैसा कि हम लोग पाइथियम और फ्यूजेरियम के इन्फेक्शन में देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरप्लेसिया। ये एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ है, जहाँ पर होस्ट के किसी ऑर्गन में अचानक सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और ये सेल्स का नंबर एक्सेसिव सेल डिवीज़न के कारण बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैथोजेंस जो हैं वो ग्रोथ सब्सटेंस जैसा भी रिलीज़ करते हैं, तो उस वजह से सेल डिवीज़न अचानक बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ट्यूमर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्लांट में ये ट्यूमर कैंसर का रूप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में टिश्यूज़ मूविंग नहीं होते हैं, जबकि एनिमल वर्ल्ड में वहीं ये ऑन्कोजेनिक हो सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है हाइपरट्रॉफी।
ये भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। यहाँ भी प्लांट पार्ट साइज में बहुत इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ इंक्रीज होने के पीछे डिवीज़न कारण नहीं है, यानी सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं, सेल्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनका साइज़ बढ़ रहा है। तो सेल जो है वो बहुत एनलार्ज हो गई हैं, अपनी साइज़ के कई कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। हाइपरट्रॉफी को हम नोटिस कर सकते हैं गॉल्स के रूप में, जैसा कि आपने वॉर डिजीज़ ऑफ पोटैटो में देखा होगा, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिनकाइट्रियम। इसके बाद हाइपरट्रॉफी को हम कर्ल्स के रूप में भी नोटिस कर सकते हैं, जैसा आपने लीफ कर्ल ऑफ पपाया में देखा होगा, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। यहाँ पर सेल्स में एक्सेसिव एनलार्जमेंट होने की वजह से लीव्स रोल हो जाती हैं, जिनको हम कर्ल्स कहते हैं, वो मुड़ जाती हैं अंदर की तरफ और अपने नॉर्मल फंक्शन को अचीव नहीं कर पाती हैं। इसके बाद विचेस ब्रूम भी हाइपरट्रोफाइड पार्ट्स ही हैं। यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं उनमें अचानक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और ये सारी ग्रोथ लगभग एक ही डायरेक्शन में होती है, तो ये एक झाड़ू का रूप ले लेती है, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम विचेस ब्रूम रख दिया गया है। हाइपरट्रॉफी फ्लोरल पार्ट्स पे भी नोटिस किया गया है, जैसा कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स में देखा होगा, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एल्ब्यूगो कैंडिडा है। वहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, कह सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है उनका, और वो अपने कलर के साथ साथ अपनी रिप्रोडक्टिव पावर भी खो चुके होते हैं, तो अपना नॉर्मल फंक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम दूसरे तरह के सिम्टम्स की बात करते हैं। यहाँ पर पैथोजन होस्ट टिश्यू के ऊपर एक कवर की तरह बना लेते हैं, यानी यहाँ पर हम पैथोजन को देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने मिल्ड्यूज़ में देखा है, डाउनी मिल्ड्यूज़ और पाउडरी मिल्ड्यूज़। डाउनी मिल्ड्यूज़ यहाँ पर जो पैथोजन है ये एक कॉटनी मास बना लेता है प्लांट के ऊपर, और डाउनी मिल्ड्यू में स्पोर्स दूर दूर फैले होते हैं और इन्हें हम टच करके फील भी कर सकते हैं। मिल्ड्यूज़ के बाद हम बात करते हैं रस्ट की, जो कि स्मॉल पॉस्ट्यूल्स होते हैं, जो आपको पता है स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस पे हमें दिखाई देते हैं, और ये रस्ट के फॉर्म में है। ये पाउडरी और कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, इनका कलर रेड, ब्राउन, ऑरेंज और ब्लैक भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मट्स की, जो कि शूटी चारकोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मोस्टली होस्ट के फ्लोरल पार्ट्स में दिखाई देते हैं, और कह सकते हैं कि ये ग्रेन नहीं बनने देते, क्योंकि ग्रेन की जगह पर ये शूटी मास हमें दिखाई देते हैं, और इस तरह से ईल्ड पे इनका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। स्कैब्स की अगर हम बात करें तो ये सर्कुलर रफ क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स पे ओवर ग्रोथ की तरह हमें नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन सिम्टम्स का कारण क्या है, होस्ट पैथोजन का इंटरेक्शन। तो होस्ट के पास भी अपना एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारे आपके पास इम्यून सिस्टम है, ठीक उसी तरह प्लांट के पास भी एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम यहाँ पर डिफेंस सिस्टम कह रहे हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिफेंस सिस्टम होगा, उतना ही डिजीज़ होने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म होस्ट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो तय करता है कि डिज़ीज़ पेनिट्रेट होगी या नहीं, या डिज़ीज़ का पेनिट्रेशन का लेवल क्या है। होस्ट का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो हर समय वर्किंग है, कह सकते हैं कि प्री पेनिट्रेशन स्टेज में भी ये वर्क कर रहा था और पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज में भी ये वर्क कर रहा है। अगर हम प्री पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो यहाँ पर पैथोजन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्लांट हर पॉसिबल कदम उठाता है, और जबकि पोस्ट पेनिट्रेशन स्टडी ये तब होती है जब एक्चुअल पेनिट्रेशन हो चुका है। तो डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्लांट का डिफेंस सिस्टम यहाँ डिसाइड करता है। डिफेंस मैकेनिज़्म को हम 3 भागों में डिवाइड करके इजीली पढ़ सकते हैं: स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज़्म, केमिकल डिफेंस मैकेनिज़्म एंड एंजाइमेटिक डिफेंस मैकेनिज़्म। अगर हम स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो ये हर प्लांट में ऑलरेडी पाया जाता है। जैसे आपको पता है क्यूटिन की लेयर, वैक्सी लेयर्स जो प्लांट के एपिडर्मिस पे पाई जाती है, इनकी थिकनेस जो है वो एक तरह से फिज़िकल और केमिकल दोनों तरह के बैरियर का काम करती है। और आपको ये भी पता है कि क्यूटिन और वैक्स एक हाइड्रोफोबिक लेयर बनाते हैं, यानी यहाँ पर वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि स्पोर के जर्मिनेशन के लिए
मॉइस्चर कंटेंट का होना कितना ज़रूरी है। तो एक तरह से यहाँ पर जर्मिनेशन को ही स्टॉप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्यूटिन के अलावा जो सेल वॉल की थिकनेस है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेनिट्रेशन को अवॉइड करने की। केमिकल डिफेंस की अगर हम बात करें तो प्लांट जो तो वो वैरायटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करता है एज अ केमिकल वेपन। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन ही स्टॉप हो जाता है। उसके अलावा अगर एंट्री हो भी जाती है तो यहाँ पर भी पैथोजन की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तरह तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्कलॉइड्स, फिनॉल्स, टर्पीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा रिलीज़ किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट अपना वॉल्यूम और अपना टर्गर मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे ऑस्मोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन कर सके। एंजाइमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस, कैटालेज, परऑक्सीडेज, काइटिनेज, ग्लूकानेज एक्सेट्रा। ये एंजाइम्स भी डिफेंस एजेंट की तरह काम करते हैं और पैथोजन के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्लांट में। अभी हमने बात की बायोटिक पैथोजेंस की, अब हम बात करते हैं एबायोटिक पैथोजेंस की। नॉन इन्फेक्शियस हैं और नॉन पैरासिटिक हैं। ये वो कॉजिंग एजेंट्स हैं जो नॉन लिविंग हैं। इसका मतलब सभी तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब वो अनफेवरेबल वे में हैं तब हम इन्हें कह सकते हैं कि ये एबायोटिक पैथोजेंस हैं। जैसे सॉइल कंडीशन, प्रॉपर एरेशन ना होना, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाना, ये सब भी डिज़ीज़ के कारण हो सकते हैं। और अगर डिज़ीज़ है तो सिम्टम्स भी हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसा हमने देखा है टिप बर्न ऑफ राइस, यहाँ पर राइस के लीव्स के टिप्स जो हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और कह सकते हैं बर्न अपीयरेंस देने लग रही हैं। हाई मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ रिपोर्टेड है। इसके अलावा ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, जो आपने अपने घरों में आमतौर पे देखा होगा, आलू के बीच में काला काला स्पॉट हो जाता है, जो अगर आपकी आलू पुरानी है तो बहुत फैल जाता है। और इस डिज़ीज़ का कारण क्या है? हाई टेम्परेचर एंड पुअर वेंटिलेशन। इसके अलावा हमने रेड लीफ ऑफ कॉटन के बारे में भी सुना है, जो मिनरल डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो एबायोटिक कंडीशंस की वजह से भी अराइज होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से। लास्ट में हम बात करते हैं डिजीज़ कंट्रोल की। तो अगर आपने फाइटोपैथोलॉजी के तीनों पार्ट की अच्छे से स्टडी की है तभी आप जान सकेंगे कि हम डिजीज़ का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन डिजीज़ कंट्रोल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।